सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल लोटस ट्रू लव। तो पार्ट 24 की शुरुआत में हम देखते हैं कि नी उस बुक को फेंक कर उस बुक की तरफ हैरानी से देख रहा था, क्योंकि उस दिन जब उसने पहली बार उस बुक को खोला था तो उसके पन्ने पर पहला शब्द था, अगर तुम इस बुक को पढ़ पा रहे हो, देख पा रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम अभी 16 साल के हो। अब तो तुम्हें ये भी याद नहीं होगा कि इस बुक की वजह से तुमने मुझे कितना परेशान किया है, और मैं ये नहीं चाहता था कि तुम बचपन में ऐसी सच्चाई जानो जिसे जानने की तुम्हारी ना उम्र हो और ना ही मेंटल हेल्थ हो। इसी वजह से मैंने इस बुक को ऐसा लिखा है कि जब तक तुम 16 साल के ना हो जाओ तब तक तुम इस बुक को ना पढ़ पाओगे और इसमें जो लिखा है वो ना देख पाओगे, क्योंकि जो तुम्हें पढ़ना है, जो समझना है, जो हिस्ट्री तुम्हें जाननी है, इसके लिए तुम्हारा उस उम्र में आना जरूरी है कि जब तुम समझ पाओ कि क्या सही है क्या गलत है। और मैं ये कभी भी नहीं चाहूंगा कि तुम इस बुक को पढ़ने के बाद, अपनी हिस्ट्री जानने के बाद कुछ ऐसे कदम उठाओ जो तुम्हें नहीं उठाने चाहिए, या फिर अपनी हिस्ट्री जानने के बाद किसी से बदला लो या फिर रिवेंज लो। बल्कि मैंने इस बुक को इस वजह से लिखा है कि फ्यूचर में मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन इस बुक के जरिए तुम्हें वो हर मेथड, वो प्रोसेस, वो कल्टीवेशन मेथड्स पता चले जो वर्षों से किसी को नहीं पता है। वो इतिहास जो सबसे छुपाया गया है, वीक लैंड का राज। आखिर कहा गया वीक लैंड, आखिर कहा है वीक लैंड के सभी गेयर्स जिन्हें आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया है। वो इतिहास मैं तुम्हें बताना चाहता था, और ये भी एक वजह है कि मुझे नहीं पता उस कर्ज की वजह से आखिर मैं कब तक रहूंगा, उस कर्ज का क्या अंजाम होगा। इसी वजह से मुझे एक बुक लिखनी पड़ी। फ्यूचर में मैं उस हर मुसीबत से बचाने के लिए, जो मुसीबत तुम पर आएगी, उन प्रोसेस को जानने के लिए, जो प्रोसेस तुम्हारे लिए यूजफुल हो सकती है। और जब भी तुम्हें उस प्रोसेस की जरूरत पड़े या फिर तुम्हें कुछ ऐसी चीजों की जरूरत पड़े जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट होगी, तो इस बुक में तुम्हें अपने आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसी वजह से इसका कभी भी बुरा इस्तेमाल मत करना, और ये याद रखना, इसका हर समय सही उपयोग करना। ये जब नी पढ़ रहा था तब अचानक उस बुक में वो सोल प्रोटेक्टर कवच वाली प्रोसेस दिखाई देने लगी, और उस प्रोसेस को देखकर मैं एकदम सा चौंक गया था। लेकिन उस प्रोसेस को जानने की क्यूरियोसिटी हो रही थी, और इसी क्यूरियोसिटी को बढ़ाते हुए ने कितने दिनों तक उस लाइब्रेरी में उस बुक को पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते कितने दिन गुजर गए उसे ये भी नहीं पता चला। और एक दिन जब उसने उस प्रोसेस को कंप्लीट किया तो अचानक उसके पास एक बटरफ्लाई मैसेज आया। दिन वो उस प्रोसेस का आखिरी हिस्सा पढ़ रहा था, और उस बटरफ्लाई मैसेज को देखते ही उस बुक को उस टेबल के नीचे रखते हुए इतनी तेजी से वहां से निकल गया था नेवरनाइट सिटी के लिए। और जब ने प्रोसेस विंग को करते हुए देखा तो उसे समझने में देर नहीं लगी। इसी वजह से उसने भी वो प्रोसेस करनी स्टार्ट कर दी थी। और अब जब नी ने दूसरी बार दोबारा इस बुक को खोला था, उस बुक पर कुछ ऐसा लिखा था जिसे पढ़कर नी के हाथ कांप रहे थे, और नी ने झटके से उस बुक को अपने हाथों से नीचे गिरा दिया था। लेकिन नी ने जैसे ही उस बुक को नीचे फेंका था तो उसके पन्ने खुले हुए नीचे गिर गए। उन पन्नों पर अपने आप वही शब्द लिखे आ रहे थे जिसे नी नहीं पढ़ना चाहता था। अगर तुम ये बुक अकेले पढ़ रहे हो तो हो सकता है कि मैं मर चुका हूँ, मेरी डेथ हो चुकी है, हो सकता है मेरे डेथ का रीजन वो कर्ज हो, लेकिन फिर भी मुझे ये अफसोस नहीं है कि मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ। तुम्हें सच्चाई बताने के लिए ये बुक काफी है, तुम्हारे मदद के लिए ये बुक काफी है। बार बार उन खुले हुए पन्नों पर बस यही लिखा आ रहा था कि अगर तुम इस बुक को अकेले पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मेरी मौत हो चुकी है, मेरी मौत हो चुकी है। मैं अब सोच में पड़ गया था कि ये शब्द विंग के लिए है या फिर शियान के लिए। उसने बुक शियान से मांगी थी और विंग से पाई थी। मैं अब घबरा चुका था, इसकी मौत हो चुकी है, विंग की मौत हो चुकी है। विंग का मतलब है इस बुक पर ऐसे वो कर रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही इमेजेस आ रहे थे कि कैसे उसकी आंखों के सामने शियान हवा में बिखर रहा था, उसकी बॉडी हवा में बिखर रही थी, वो वहाँ बेहोश पड़ा था। और अगले ही पल नेवरनाइट सिटी का वो नजारा, जो नजारा उसने देखने का कभी सोचा भी नहीं था। ये नजारे देखकर वो कांप रहा था, और वो कांपते हुए उस बुक के पास जाता है। नी अब घबराते हुए उस बुक के पास जा रहा था, क्योंकि उसके मन में अब ये सवाल था कि शियान ही विंग है या फिर विंग ही शियान है, क्योंकि ये प्रूफ करने के लिए
सिर्फ इसके पास ये बुक थी और कोई प्रूफ नहीं था। या तो उसे लोटस पर जाकर सच पता करना होगा, या फिर हो सकता है कि वो इस बुक के जरिए पता कर सके। इसीलिए नी उस बुक को अब अपने हाथों में लेता है। लेकिन इसके पहले नी इसका अगला पन्ना पलट पाता या कुछ पढ़ पाता, उसके सामने उसकी भाभी आती है बहुत घबराते हुए। वो लगातार उससे यही पूछ रही थी, नी आखिर तुम कहाँ गए थे, क्या हुआ था तुम्हारे साथ, तुम वापस आने के बाद क्यों बेहोश हो गए थे, बताओ, मुझसे प्रॉमिस करो नी कि तुम कभी भी बिना बता नहीं जाओगे। और नी उन्हें इतना टेंशन में देखते हुए कहता है, ओहो भाभी माँ, तो खामखा घबरा जाती है। आई प्रॉमिस यू, मैं आपको कभी भी बिना बताए नहीं जाऊंगा। अब इतना टेंशन मत लिया कीजिए। मेरी टेंशन में ये भूल जाती है कि अब मैं बच्चा नहीं हूँ भाभी माँ। जब आप मेरी ज्यादा फिक्र करती है तो वी बहुत रूठ जाता है। और तभी वह 3 साल का वी रोते हुए आता है और कहता है, हाँ ठीक कहा इन्होंने, इधर आप मुझसे ज्यादा इनसे ही प्यार करती है, इसलिए आप मुझे सोते हुए छोड़कर यहाँ चली आई कि जब आपको पता चला ये होश में आ गए हैं। ऐसा वो कह रहा था और उसकी तरफ देखते हुए नी उसे टीज करता है, हाँ ये मेरी मदर है पहले और बाद में तुम्हारी, क्योंकि तुम छोटे हो। ऐसा कहते हुए नी उसे टीज कर रहा था। और उन दोनों का ये स्वीट सा झगड़ा देखकर उनके चेहरे पर एक स्माइल से आ गई थी और वो तीनों एक साथ हंसने लगे थे। और ये हंसी बाहर से मी मैंगजू देख रहे थे। लेकिन तभी अचानक नी के चेहरे पर से वो स्माइल गायब सी हो जाती है, क्योंकि वो ये याद कर रहा था जब उसे नी ने बुक दी थी तो उससे कहा था कि इस बुक पे कुछ भी नहीं लिखा है, ये बुक खाली है। और जब इतने दिनों के बाद उस दिन नी ने उस बुक को खोला था तो उसे वो प्रोसेस मिली थी। और आज उसने दोबारा इस बुक को खोला है तो उसे ये पढ़ने का मिला है। आखिर क्या सच है, इस बुक का क्या राज है, विंग से क्या रास्ता है, विंग को ये बुक कैसे मिली होगी, विंग के पास ये बुक कैसे आई होगी। शियान के डेथ के बाद विंग के पास ये बुक आ गई, इसका मतलब शियान की डेथ हो चुकी है। विंग ही शियान है, नहीं क्या सच में विंग शियान हो सकता है, लेकिन कैसे? शियान की बॉडी तो मेरे आंखों के सामने पूरी हवा में बिखर गई थी और डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, लेकिन ये बुक फिर विंग के पास कैसे आ गई? ऐसे हजारों सवाल एक साथ नी के दिमाग में दौड़ रहे थे और इन सवालों का जवाब सब इस बुक में शायद मिल सकता है या फिर नहीं भी मिल सकता। और जब नी अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ था, शावाय उसे देखते हुए कहती है, नी इस ख्यालों में डूबे हो तुम, आखिर क्या सोच रहे हो जिससे इतना परेशान हो रहे हो? उसे एक बात पूछनी थी, आखिर तुम इस लाइब्रेरी में इन दोनों से क्या पढ़ रहे थे, जिससे पढ़ने के बाद आखिर कहाँ चले गए थे, आने के बाद आखिर तुम बेहोश क्यों हो गए थे? मेरे सवाल का जवाब क्या तुम दोगे? कहते हुए उसकी तरफ देख रही थी कि नी चुप था, मैं जवाब नहीं दे रहा था। देखकर शोभा कहती है, क्या तुम्हें बुरा लगा कि मैंने तुमसे ये सवाल पूछे? ये कहता है, नहीं भाभी माँ, मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे पता है अब मेरी माँ है तो आप मेरा चाहेंगी, लेकिन मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। ऐसा कहते हुए वो नीचे देखता है। फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि शोभा को ये सवाल नी मैंगजू ने पूछने को कहा था, क्योंकि वो भी जानना चाहते थे कि आखिर नी बेहोश क्यों हो गया था और उसकी सोल पावर और कल्टिवेशन पावर अनस्टेबल क्यों थी। और इधर गुस्सू में लान कुरेन जो बहुत ही अजीब बिहेव कर रहे थे। लान कुरेन वन के पास बैठे हुए थे, उसे बार चेक कर रहे थे और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफर कर रहे थे। वो अपने ख्यालों में, वो अपने डर में इतने डूबे हुए थे, उनके जबान पर बार यही बातें आ रही थी, नहीं फिर से ये नहीं हो सकता, जो गलती लान क्लैन के पूर्वजों ने की है वो गलती वांगजी दोबारा नहीं कर सकता। उस गलती का अंजाम आज तक लान क्लैन पूरी फैमिली भुगत रही है। ऐसे कहते हुए ये शब्द कांप रहे थे, वो एक ही शब्द बार दोहरा रहे थे। सिचैन जब अंदर आते हैं तो अपने अंकल को ऐसे खुद से बातें करते देख सिचैन कहते हैं, अंकल आखिर क्या है जिस वजह से आप इतने परेशान हैं? आखिर क्या है? वांगजी नहीं कर सकता है, दोहरा सकता है। वांगजी उनके पीछे आता है, लेकिन वांगजी जब युवान के पास जाता है, लान कुरेन मुझे को एक झटके से दूर करते हैं। वांगजी को कहते हैं, तुम इससे दूर रहो, तुम इसे हाथ भी मत लगाना। मैं नहीं चाहता कि तुम उसके पास भी आओ। ऐसा वो कर रहे थे। सिचैन साफ देख रहा था कि उसके अंकल कुछ छुपा रहे हैं, कुछ ऐसी बात है उसके अंकल को अंदर खाई जा रही है, बताई जा रही है। जब सिचैन को नहीं जाता तो सिचैन उनसे पूछता है, आखिर ऐसी क्या बात है जो आप हम दोनों से छुपा रहे हैं? कौन सी बात है जो आप हमें बताना नहीं चाहते हैं? उन्हें सुनने के बाद वांगजी को कहते हैं, तुम अभी यहाँ से चले जाओ, यहाँ से बाहर जाओ वांगजी, बाहर जाओ, तुम युवान के पास भी मत आना, मैं उसे तुम्हारे साय से भी दूर रखूंगा, पास भी मत आना। ऐसे कहते हुए वो अपने कमरे से वांगजी को एक झटके से बाहर निकाल देते हैं। सिचैन के साथ वांगजी भी अपने अंकल को ऐसे रिएक्ट करते हुए देख बहुत ही हैरान था कि युवान को लेकर अंकल इतने पॉजिटिव क्यों हो रहे हैं, ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, सोच रहा था। और वांगजी कुछ
पूछ पाता इससे पहले कुरेन वांग जी को रूम के बाहर निकालकर डोर क्लोज कर देते हैं और वांग जी को कहते हैं अभी यहाँ से जाओ। वांग जी अपने कदमों को पीछे लेता है और जिंगजी की तरफ जाता है। वांग जी के पीछे अब सिचन भी आते हैं, लेकिन एक बात थी जो वांग जी को बहुत परेशान कर रही थी। जब वांग जी विंग को शिवानु के उसे वापस लाया था तब सडनली अंकल का बिहेवियर चेंज हो चुका था और अभी भी जब युवान को वो लाया है तब अंकल का बिहेवियर सडनली चेंज हो चुका है। वांग जी इन्हीं बातों को याद करके आगे बढ़ रहा था और अपने पीछे सिचान को आता देख वांग जी कहता है ब्रदर मैं इस बात को लेकर परेशान हूँ कि जब मैं और विंग उस शिवानी के में 3 दिनों तक बंद थे तो मुझे उन 3 दिनों का कुछ भी याद नहीं है, लेकिन बस इतना याद है कि जब होश आया तब हम दोनों बाहर थे और विंग की हालत बहुत खराब थी और मैं उसे जिंगसी लाया था। लेकिन जब मैं उसे वापस लाया था तब अंकल का बिहेवियर सडनली ऐसे ही चेंज हुआ था और अब मैं जब युवान को लाया हूँ तब भी अंकल का बिहेवियर ऐसा सडनली चेंज क्यों हुआ है। ये बात मुझे परेशान कर रही है ब्रदर, ऐसा वो कह रहा था। और सिचान तो खुद हैरान थे अपने अंकल को ऐसे बातें करते देख और ऐसा रिएक्ट करते देख। वांग जी के जाने के बाद कुरेन कहते हैं काश मैं उस फॉरबिडन लाइब्रेरी के हिस्से में ना गया होता, काश मैं वो हिस्ट्री ना जान पाता जिस पे यकीन करना मेरे लिए भी नामुमकिन है कि आखिर कोई कैसे अपने ही खून को अपने प्यार को पाने के लिए तबाह कर सकता है। कैसे काश मैंने वो बुक नहीं खोली होती, काश मैं उसकी सच्चाई ना जानता, यहाँ से ना जाने को कहता। ये सब सोचते हुए युवान के पास बैठ जाते हैं। अब स्टोरी 3 साल पहले जाती है। जब वांग जी को होश आया तो उसके सामने बेहोश विंग था और वो दोनों शिवानु के बाहर थे और वांग जी विंग को गूसू लेकर आया था। गूसू लाने के बाद जो विंग पहले था, विंग से पढ़कर गया था, वो अब वो विंग नहीं रहा था। ये विंग बदल चुका था जो बहुत ही समझदारी वाली बातें और हरकतें भी किया करता था। शरारतें, रूल्स तोड़ना मानो तो वो भूल चुका था। वो लान कुरेन को इतना इम्प्रेस करने में लगा हुआ था कि लान कुरेन की हर बात मानता था, हर बात कुरेन की मर्जी से करता था, मानो वो उनका दिल जीतना चाहता हो। और ऐसा हुआ भी, वो कुरेन का दिल जीत भी चुका था। एक दिन जब विंग अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा था तब अचानक वो बेहोश होकर नीचे गिरने लगा। कुरेन वहां से पासे से जा रहे थे, उन्होंने उसे गिरने से बचाया। कुरेन ने उसकी पल्स अपने हाथों से चेक की तो उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ, जिसे महसूस करने के बाद उन्हें खुशी भी हुई और थोड़ी सी हैरानी भी हुई।